Hi, welcome back to this new chapter which is attitude and social cognition. ये चैप्टर बेसिकली फोकस करता है कि एटीट्यूड फॉर्म मेंटेन और चेंज कैसे होता है, ऑल्सो हम सोशल इन्फॉर्मेशंस को परसीव और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। समझते हैं एटीट्यूड है क्या। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल के डिग्री ऑफ लाइकिंग या डिसलाइकिंग फॉर एनी आइटम या पर्सन या सिचुएशन। बेसिकली एक लर्नड प्री डिस्पोजिशन है जो कि कंसिस्टेंटली फेवर या अनफेवर मैनर में कंसर्न होता है अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। अगर हम बात करते हैं तो इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ABC कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें पहला होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि ये रिफ़र करता है टू द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एन एटीट्यूड, जैसे कि हैप्पी फील करना एक्सरसाइज करने पे, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि मुझे ग्रीनरी देख करके बहुत अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ देख करके अच्छा महसूस होता है। अब आता है बी कंपोनेंट यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि यहाँ पर प्री डिस्पोजिशन होगा उस एक्ट का इन अ सर्टेन वे। फॉर इंस्टेंस रेगुलरली जिम जाना, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको दिया था कि जैसे अगर मुझे पता है कि ग्रीनरी अगर होगी तो उससे ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही फ्रेश एयर मिल पाएगी, तो इसके लिए मैं ट्री प्लांटेशन करूँगी। अब सी आता है यानी कि कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये बेसिकली वो बिलीफ है उस एटीट्यूड का, उस एटीट्यूड के उस थॉट सेगमेंट का बिलीफ जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाएगा। यानी कि ये बिलीव करना कि एक्सरसाइज जो है हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये बिलीव करना कि पेड़ पौधे लगाने से फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन का कंपोनेंट बढ़ता है। तो ये बेसिकली ABC कंपोनेंट्स हो गए एटीट्यूड के। और अब समझते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। तो बेसिकली एटीट्यूड फॉर्मेशन के कई सारे वेज हो सकते हैं, जिसमें पहला है लर्निंग, यानी कि एटीट्यूड जो है वो ऑफन डायरेक्ट एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्न की जा सकती है। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे स्टिमुलस का एक एसोसिएशन फॉर्म होता है एक रिस्पॉन्स के साथ। और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी, यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स का यूज़ करना। साथ ही साथ बंड्यूरा की सोशल लर्निंग अगर आपको याद हो, यानी कि ऑब्जर्विंग अदर्स, मॉडलिंग, ये बेसिकली कुछ की प्रोसेसेस होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में। इसके लिए आप वो चैप्टर्स वापस से एक बार रिविजन करना, उन टॉपिक्स को रिकॉल करना, तो आपको काफ़ी ईजी होगा समझने में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल लर्न करता है और अडॉप्ट करता है उन वैल्यूज़ को, उन नॉर्म्स को और उन एटीट्यूड्स को जो कि सोसाइटी में प्रिवेलेंट है या एक्सेप्टेबल है, जैसे कि फैमिली, पीयर ग्रुप या फिर मीडिया। ये सारे काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में कि कैसे वो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर मेरा एक कोई फेवरेट एक्टर है, वो अगर किसी एक कोल्ड ड्रिंक को एंडोर्स कर रहा है, किसी कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड को, तो उसके प्रति भी मेरी लाइकिंग बढ़ने लगेगी। ये एक सोशलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है जिसकी वजह से मेरा वो बिलीफ या वो मेरा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंसेस की, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्पेशली इन्वॉल्विंग इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वो सिग्निफिकेंटली हमारे एटीट्यूड के को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ एक पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस होना, वो हमारे लास्टिंग एटीट्यूड को बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसके प्रति मेरी लाइकिंग है, या मैंने उसको बिल्कुल ही हेट किया, तो इन दोनों सिचुएशंस में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो एक एटीट्यूड उस एक ब्रांड की तरफ फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक 3 फॉर्मेशन के वेज हो सकते हैं या प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एटीट्यूड चेंज की, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला आता है परसुएशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे पर्सन का एटीट्यूड या बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है जब भी वो किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हो। यानी कि परसुएशन जो होती है वो इफेक्टिव हो जाती है अगर वो सोर्स क्रेडिबल हो, मैसेज जो है वो लॉजिकल हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो और टारगेट जो है वो रिसेप्टिव हो। यानी कि जैसे हम कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स में या फिर ब्रांड्स जो हैं बेसिकली ऐसे ऐसे टैगलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शॉर्ट मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल लॉजिकल और वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, या फिर हमें उनका सोर्स क्रेडिबल लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो हमारे बिहेवियर को भी, हमारे एटीट्यूड को भी परसुएट कर पाते हैं। ये परसुएशन का एक एग्जाम्पल हुआ। अब समझते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, यानी कि फेस्टिंगर ने ये प्रपोज किया था इस थ्योरी के थ्रू कि लोग जो है जब एक इनकन्सिस्टेंसी एक्सपीरियंस करते हैं
एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, तो उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसकी वजह से वो उसको चेंज करते हैं ताकि एटीट्यूड का जो ये डिस्कम्फर्ट था वो रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिलीव करता है कि स्मोकिंग अनहेल्दी है लेकिन वो साथ ही साथ स्मोकिंग भी कर रहा है, तो यहाँ से उसको एक डिस्कम्फर्ट मिलेगा, क्योंकि एक इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल सकती है उसके एटीट्यूड में और उसके बिहेवियर में। तो ऐसा हो सकता है कि वो इस डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए या तो स्मोकिंग ही क्विट कर दे या तो उसको जस्टिफाई करने लग जाए। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, आपके एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पर्सन एक्स वाई ऐसे ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की गई है। बट इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आई एम ट्राइंग टू पुट ओनली दैट टॉपिक विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप कैसे एग्जाम में इन पॉइंटर्स के थ्रू अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो सो दैट आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी हो सके। तो अब बात कर लेते हैं सोशल कॉग्निशन की। सोशल कॉग्निशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इन्वॉल्व करता है कि लोग जो हैं वो कैसे अपने सोशल इन्फॉर्मेशन को, जिस भी सिचुएशन में वो होते हैं या एनवायरनमेंट में होते हैं, तो दूसरों के इन्फॉर्मेशन को, सोशल के सिचुएशंस को कैसे लोग प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली कैसे मैं परसीव कर रही हूँ या चीज़ों को याद रख रही हूँ या इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरे खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, ये मेरा सोशल कॉग्निशन हुआ। इसी में बात आती है इम्प्रेशन फॉर्मेशन की। ये बेसिकली रेफर करता है टू द प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल टुगेदर पीसेस इकट्ठे करते हैं अबाउट अनदर पर्सन और फिर एक ओवरऑल इम्प्रेशन उनका बनाते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल या फिर जो पहला इंटरेक्शन हुआ होता है, ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है। अब हम समझते हैं एट्रीब्यूशन को। एट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी बिहेवियर के कॉजेज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो लोग बेसिकली एट्रीब्यूट करते हैं या तो इंटरनल फैक्टर्स को, यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जिसको सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अभी मैं सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझा रही हूँ, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट में आते हैं स्कीमास। स्कीमास बेसिकली कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो स्कीमास जो है हमारे परसेप्शन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं दूसरों के साथ या दूसरों के साथ में, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं: इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन और स्कीमास। तो अब बात कर लेते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन की। बेसिकली इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अपीयरेंस, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशंस जो हैं वो ऑफन बेस्ड होते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेल ड्रेस्ड इंडिविजुअल है मेरे सामने, तो मैं उसको एज मोर कॉम्पिटेंट परसीव करूँगी। ये मैंने अपीयरेंस के बेसिस पे एक इंप्रेशन बनाया। नेक्स्ट आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू भी और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी। ये भी सिग्निफिकेंटली उनके इंप्रेशन फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म हैंडशेक था और डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ, तो मैं इससे ये समझ पा रही हूँ कि सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट है। इसी में 2 चीज़ें आती हैं, प्रिमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। प्रिमेसी इफेक्ट ये कहता है बेसिकली कि एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहाँ पर हम फर्स्ट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं जो हमने रिसीव की थी किसी के बारे में। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफन लास्टिंग इंप्रेशंस हैं। रिसेंसी इफेक्ट ये कहता है कि जो मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन होगी किसी एक पर्सन के बारे में, वो हैविली इन्फ्लुएंस करेगी उसके इंप्रेशंस को। फॉर एग्जांपल, अगर एक लास्ट मिनट का काइंड जेस्चर मुझे देखने को मिला, तो वो जो भी प्रीवियस नेगेटिव इंप्रेशंस थे उनको ओवरशैडो कर दिया, तो ये रिसेंसी इफेक्ट कहलाएगा। इंप्रेशन फॉर्मेशन में हमने बात की कि कैसे अपीयरेंस, वर्बल कम्युनिकेशन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, और प्रिमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट के बारे में बात की। अब समझ लेते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी को। तो बेसिकली एट्रीब्यूशंस जो है 2 टाइप के हैं जो हमने पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बेसिकली क्या होती है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होती है, यानी कि ये तब अकर होती है जब पर्सन जो है अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा होता है ड्यू टू पर्सनल ट्रेट्स या फिर डिस्पोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सक्सेस को उसके इंटेलिजेंस के साथ एट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल या फिर सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। ये बेसिकली तब अकर होता है जब लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अपने बिहेवियर को लेकर के ड्यू टू सिचुएशनल फैक्टर्स, जैसे कि
किसी का फेलियर, अगर एग्ज़ाम में कोई फेल हो गया बेसिकली, तो हम उसके बैड लक की वजह से या उसके चैलेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अच्छा वो इस रीज़न की वजह से फेल हो गया। तो बेसिकली इंटरनल में हम इंटरनल फैक्टर्स यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन रखते हैं और एक्सटर्नल में हम सिचुएशनल चीज़ों को इन्फर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अब एट्रीब्यूशन में कुछ बायसेस देखने को भी मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये बेसिकली एक ऐसी टेंडेंसी है जहाँ पर हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं पर्सनल ट्रेट्स को और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को जब हम किसी दूसरे का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ट्रैफिक में मतलब ट्रैफिक में वो बेसिकली कट ऑफ कर गया, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो काफ़ी रूड है, रैदर दैन कंसिडरिंग कि अच्छा वो बहुत जल्दबाजी में होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को। अब इसमें आता है सेल्फ सर्विंग बायस, दूसरा बायस है। ये बेसिकली एक ऐसी टेंडेंसी है जहाँ पर हम अपने सक्सेस को इंटरनल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट करते हैं और अपने फेलियर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में पास हो गए तो हम अपने आप को, अपने हार्डवर्क को क्रेडिट देंगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो वहीं हम ये ब्लेम करने लगेंगे कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था। तो बेसिकली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे पर्सनल ट्रेट्स को और अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सिचुएशनल फैक्टर्स को जब हम दूसरों का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे थे। वहीं सेल्फ सर्विंग बायस में जब हम अपने फेलियर के बारे में बात कर रहे थे या अपने सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अपने सक्सेसेस को इंटरनल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट कर रहे थे और फेलियर को एक्सटर्नल के साथ कर रहे थे। ये बेसिक दो डिफरेंस होते हैं जो हमें अलग अलग बायसेस में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन की। तो बेसिकली स्टीरियोटाइप होता क्या है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले करके एक ओवर सिंप्लीफाइड आइडिया, यानी कि ऐसा बिलीव करना कि बुढ़े लोग तो बिल्कुल स्लो ही होते हैं। ठीक है, ये एक तरीका का स्टीरियोटाइप है। ऐसे कई सारे स्टीरियोटाइप हमें अपने सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। प्रेजुडिस क्या होता है, एक प्री जजमेंट होता है, यानी कि यूजुअली नेगेटिव जजमेंट बना करके चलना किसी एक ग्रुप को लेकर के या उनके मेंबर्स को लेकर के। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप से ही अराइज होता है और आगे चल करके डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले सकता है कि बेसिकली हम एक नेगेटिव एट्रीब्यूशन ही ले लेते हैं, नेगेटिवली ही जज कर लेते हैं सामने वाले को, उनके ग्रुप को या उनके मेंबर्स को। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नेगेटिव बिहेवियर जो हैं वो किसी ग्रुप के प्रति या उसके इंडिविजुअल के प्रति डायरेक्टेड हो जाते हैं, अगेंस्ट में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को नहीं हायर करना क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर का है या किसी एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता है, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि प्रेजुडिसेस जो हैं वो अराइज होते हैं स्टीरियोटाइप से और आगे चल कर के डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म ले सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ की कि कैसे हमें प्रेजुडिसेस को ही रिड्यूस करना है, तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, यानी कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि दो ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन डायरेक्ट हो, जिससे कि प्रेजुडिसेस ख़त्म हो सके, रिड्यूस हो सके। स्पेशली अगर इंटरेक्शंस जो हैं ऐसे कंडीशंस में हो रहे हैं जहाँ पर इक्वल स्टेटस है और गोल्स भी शेयर किए जा रहे हो, तो यहाँ पर इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम डायरेक्ट इंटरेक्शंस को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव इंटरवेंशन, यानी कि इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना कि वो क्वेश्चंस पूछें उन स्टीरियोटाइप्स के बारे में, ताकि उन प्रेजुडिसेस को मतलब रिड्यूस किया जा सके। ये क्वेश्चंस करना, उनके स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन करना, जो भी वो सोच रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जो है, तो इसमें बेसिकली एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें प्रमोट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, यानी कि लॉज इन्फोर्स करना, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके लोगों को और प्रेजुडिशियल बिहेवियर को रिड्यूस किया जा सके। अगर एक लीगल फ्रेमवर्क प्रेजेंट होगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्ट करेगा एज अ डेटरेंट। अब हम बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस की। सोशल इन्फ्लुएंसेस में 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पहला है कन्फॉर्मिटी, दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है ओबीडियंस। कन्फॉर्मिटी बेसिकली तब अकर होती है जब इंडिविजुअल जो है अपना बिहेवियर या अपना एटीट्यूड अलाइन कर लेते हैं, चेंज करते हैं अपने ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से। इसमें फेमस ऐश का एक्सपेरिमेंट था जिसमें बेसिकली उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया था कि कैसे लोग कंफर्म कर लेते हैं ग्रुप प्रेशर में आ करके, इवन व्हेन दे नो कि ग्रुप गलत है, ग्रुप किसी चीज़ को लेकर के गलत है, फिर भी वो अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं सो दैट वो अपने ग्रुप नॉर्म्स के साथ अलाइन कर सकें। ये हो गया कंफॉर्मिटी।
नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस बेसिकली वो टेक्निक है, वो इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर एक पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है क्योंकि उनको डायरेक्ट रिक्वेस्ट मिली है किसी दूसरे पर्सन से। यहाँ पे दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली फुट इन द डोर और डोर इन द फेस मेथड्स। ये कुछ कॉमन कंप्लायंस के स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब हम समझते हैं ओबीडियंस को। ओबीडियंस बेसिकली ये चीज़ है जब हम एक इंडिविजुअल जो है ऑर्डर्स को फॉलो करता है जो कि किसी अथॉरिटी फिगर से डायरेक्टेड है। जैसे कि हम ओबीडियंट हैं अपने टीचर्स के लिए कि उनके अथॉरिटी, वो एक अथॉरिटी फिगर है, हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, हम अपने प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मिलग्रम का एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्लासिकल स्टडी की गई थी बेसिकली, जो कि एक्सप्लोर किया था कि कितने फार इंडिविजुअल्स जा सकते हैं जब उन्हें ओबे करना हो अपने अथॉरिटी फिगर को। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कन्फॉर्मिटी को, जैसे कि ग्रुप साइज़। जितना बड़ा ग्रुप होगा कन्फॉर्मिटी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक ही। फिर आता है यूनानिमिटी, यानी कि अगर ग्रुप यूनानिमस है तो इंडिविजुअल्स ज़्यादातर कन्फर्म ही करेंगे। हाउएवर अगर कोई एक डिसेंडर भी प्रेजेंट होगा तो उससे कन्फॉर्मिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की जा सकती है। कोहेजन, यानी कि ग्रुप जितना ज़्यादा कोहेसिव होगा, उसके मेंबर्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, तो वहाँ पर कन्फॉर्मिटी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमने कंप्लायंस में दो टेक्निक्स की बात की थी। पहला था फुट इन द डोर टेक्निक। ये बेसिकली ऐसी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी है जो कि इन्वॉल्व करती है कि पर्सन को अग्री कराया जा सके एक लार्ज रिक्वेस्ट के लिए, बट स्टार्टिंग की जाती है स्मॉलर रिक्वेस्ट से और फिर मोर मैनेजेबल रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चैरिटी वर्कर है जो आपको बोलता है कि आप सिर्फ एक पिटिशन साइन कर दो, ये एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। आप अगर एक बार अग्री कर जाते हो तो वो आपसे बोलते हैं कि आप एक डोनेशन दे दो, ये एक लार्जर रिक्वेस्ट है। तो ऑलरेडी आपने जब एक बार कमिटमेंट कर दिया है उस कॉज के लिए, पिटिशन को साइन कर दिया है, तो अब आप और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो डोनेट करने के लिए। इस प्रिंसिपल का बेसिकली ये मतलब है इस टेक्निक के पीछे कि एक डिज़ायर होती है कंसिस्टेंसी की। एक बार पर्सन अगर छोटी चीज़ के लिए कमिट कर जाता है तो वो उस बिहेवियर के प्रति कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, जिससे कि जब लार्जर रिक्वेस्ट की जाती है तो उनके कंप्लाई करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड टेक्निक की हमने बात की थी डोर इन द फेस। ये बेसिकली वो टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती है एक लार्ज रिक्वेस्ट मांगना जो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी, फिर उसको फॉलो किया जाता है एक स्मॉल रिक्वेस्ट के साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगने लगेगी इन कंपैरिजन। तो बेसिकली जैसे अगर एक सेल्स पर्सन है, वो आपको एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने को बोलता है और जब आप रिफ्यूज़ कर देते हो तो वो आपको एक और चीपर ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है, क्योंकि ये जो सेकेंड रिक्वेस्ट है वो आपको थोड़ी रीज़नेबल लगने लगती है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, तो आप विलिंगली अग्री कर लेते हो। इस टेक्निक में बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट काम करता है, यानी कि आपने एक बार लार्ज रिक्वेस्ट के लिए मना कर दिया तो पर्सन को एक सेंस ऑफ गिल्टी या ऑब्लिगेशन फील होने लगती है और उनके जो स्मॉल रिक्वेस्ट है उसके प्रति हाँ बोलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडिशनली आपको जो स्मॉलर रिक्वेस्ट है वो आपको और ज़्यादा रीज़नेबल लगने लगती है इन कंट्रास्ट टू द इनिशियल लार्जर रिक्वेस्ट। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अभी तक कि कैसे हमने समझा कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे हो रहा है, हम उसको मेंटेन और चेंज कैसे कर रहे हैं। हमने सोशल कॉग्निशन की भी बात की कि कैसे वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है, हमारे सोशल इंटरेक्शंस को शेप करता है और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हो सकते हैं किसी एक पर्सन के एटीट्यूड पे या बिहेवियर पे। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के माइंड मैप, नोट्स और एनसीईआरटी के सॉल्व सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो कि आप एग्ज़ाम टाइम के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लस मेरा इनिशिएटिव इन वीडियोस के लिए ये होता है बेसिकली कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की चीज़ें ना पढ़ाऊँ, ढेर सारे एग्जांपल्स ना दूँ, बल्कि आपको सिर्फ टू द पॉइंट मीनिंग समझाते हुए चलूँ, सो दैट आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ, आपका वो फाउंडेशन बन जाए और आप एग्ज़ाम टाइम से इन वीडियोज़ को यूज़ कर सको रिविजन के लिए या बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए पूरी कॉन्सेप्ट को बेसिकली। तो ये आपको हेल्प करेगा उन टाइम्स में जब आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले ज़रूरत हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो मैंने उस मोटिव से ये वीडियो बनाया है, बट स्टिल अगर आपको लगता है मुझसे कोई चीज़ रह गई हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और स्टडी मटेरियल के लिए आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।